मैंने आपको बताया था भारत पर ब्रिटिश विजय, इसका नाम लिखेंगे भारत पर ब्रिटिश विजय और विस्तार, ये है यूनिट का नाम। और अब हम इसमें डिफरेंट डिफरेंट टॉपिक लेकर के चलेंगे और लेक्चर ये हमारा है 1 इस यूनिट का, और टॉपिक जो है हम अलग अलग इसमें देखेंगे। मैं जैसा कि आपको बताया हूँ पहले भी, एक बार हम इसका रिमाइंड करेंगे। हमने मुगल साम्राज्य के पतन से इसे प्रारंभ किया था, पहला यूनिट हमारा, ठीक है। और वहाँ पर हमने देखा था किस तरीक़ा से 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक शक्तिशाली मुगल साम्राज्य का पतन किस प्रकार से होता जाता है, और उसके पतन के मैंने बहुत सारे कारण आपको बताए थे, ठीक है। जिसमें मैंने आपको औरंगजेब की दोषपूर्ण नीतियों के बारे में बताया था, एक सुदृढ़ उत्तराधिकारियों का अभाव रहा था, ये भी मैंने आपको बताया था। शासक और अमीर वर्ग जो था वो किस प्रकार से उसका नैतिक पतन हुआ था, ये भी हमने आपको बताया था। साथ ही साथ में सेना की जो क्षमता है उसमें गिरावट आई, क्योंकि लगातार उनको प्रशिक्षण मिला नहीं, और प्रशिक्षण नहीं मिलने के कारण जो है वो कमज़ोर होते ही चले गए। और एक मैंने आपको आर्थिक पतन और दिवालियेपन भी मैंने बताया था, जैसा कि जो औरंगजेब की जो नीति है उसके आधार पर वो पश्चिम में दक्षिण में अपना विस्तार करता जा रहा था, जिससे जो है उसका पूरा राजकोष खाली हो गया। क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, जैसा कि आपको पता है जब केंद्रीय सत्ता कमज़ोर हो जाती है या राजा कमज़ोर हो जाता है तो जो क्षेत्रीय शक्तियां हैं वो उसके आदेशों की या तो अवहेलना करते हैं। जैसा कि मुगल साम्राज्य में आपने देखा कि कुछ ऐसे शासक थे जिन्होंने, ऐसे राजा थे जिन्होंने उनका सीधा सीधा अवहेलना की, कुछ ऐसे थे कि जो चुप रहे लेकिन अपने मन की करते रहे। इसी तरीक़ा से असक्षम प्रशासन भी उनका रहा कि प्रशासन बहुत अच्छा नहीं रहा। मुगल साम्राज्य के पतन के जो प्रभाव है वो भी हमने देखे थे, और उत्तराधिकारी राज्य हमने उसमें भी देखे थे किस तरीक़ा से कौन कौन से उत्तराधिकारी राज्य थे, विद्रोही राज्य हमने देखे थे। उसमें उत्तराधिकारी राज्य में मैं आपको एक बार रिमाइंड करा रहा हूँ, जैसे कि आपको पता है बंगाल, हैदराबाद और अवध, ये थे उत्तराधिकारी राज्य, यानी कि उन्होंने कुछ इस तरीक़ा से बिहेव किया जैसे कि ये मुगलों के उत्तराधिकारी हैं। विद्रोही राज्य ऐसे हैं जिन्होंने रिवेल कर दिया, यानी कि विद्रोह कर दिया, जैसे कि मराठा, सिख, जाट, ठीक है, ये ऐसे थे जिन्होंने क्या किया था, विद्रोह किया था। और स्वतंत्र राज्य यानी कि इंडिपेंडेंट राज्य भी थे, ठीक है, जिसमें राजपूत साम्राज्य था, मैसूर, जैसा कि आपको पता है हैदर अली के विषय में आपने पढ़ा होगा, ठीक है, वहाँ पे मैंने आपको पढ़ाया है। टीपू सुल्तान के विषय में आपको पढ़ाने वाला भी हूँ, ठीक है। अगर मैंने आपको शायद इसके विषय में तो पढ़ाया है हैदर अली के विषय में, ठीक है, वो किस तरीक़ा से 1761 में जो मैसूर के जो भ्रष्ट दलवई प्रधानमंत्री को निरंतर पराजित कर अपनी राजनीतिक सत्ता उसने प्राप्त की थी, ये मैंने आपको बताया है। हैदर अली ने ही फ्रांसीसी की सहायता से अपनी नौसेना, अपनी सेना का आधुनिकीकरण किया था, ये मैंने आपको बताया था। उसी तरीक़ा से उसका पुत्र था टीपू सुल्तान, और उसने अपने पिता की जो रणनीति थी उन्हीं पर आगे वो चलता रहा। और एक टीपू ने भी एक लक्ष्य रखा था कि केंद्रीय सेना की स्थापना वो करे। उसने विदेशों से अपने संबंध स्थापित किए और अपनी जो सेना है उसको बहुत ज़्यादा मजबूत किया। उसकी राजधानी जैसा आपको पता है श्रीरंगपट्टनम, ठीक है, में एक स्वतंत्र वृक्ष यानी कि स्वतंत्रता की बगल उसने बजाई थी वहाँ से, ठीक है, जिसमें उन्होंने फ्रांसीसियों का जो है सहायता लिया था और एक जैकोबियन क्लब की स्थापना उन्होंने की थी, ठीक है। ये मैंने आपको शायद बताया है 1793 में। ये भी मैंने बताया राजकोषीय वाणिज्यिक निगम यानी कि एक स्टेट कॉमर्शियल कॉरपोरेशन की स्थापना उसने की थी, और उद्देश्य था मैसूर से बाहर फैक्ट्रियों को स्थापित किया जाए, ठीक है। त्रावणकोर भी उन्हीं में से एक स्वतंत्र राज्य में से था, ये भी मैंने आपको बताया है। और ये सारे आप लिख लिए होंगे आपने, ऐसा मुझे विश्वास है। फिर किस तरीक़ा से उनके लिए बाह्य चुनौतियां आई थी मुगलों के लिए, ये मैंने आपको बताया था। उस टाइम की सामाजिक आर्थिक स्थिति किस प्रकार की थी, ये शायद मैंने आपको नहीं बताया है, तो ये आपको मैं बताऊंगा कि उस टाइम की सामाजिक आर्थिक स्थिति, या मैंने इसका एक आपको एंगल देने का प्रयास किया होगा कि उस टाइम की जो सामाजिक आर्थिक स्थिति है वो किस प्रकार की रही थी, ठीक है। हाँ, तो अब यहाँ पर सामाजिक आर्थिक स्थिति में अगर आप चाहते हैं तो एक पॉइंट डाल करके यहाँ पे लिख सकते हैं। इसमें हम देखेंगे कि जो कृषि की स्थिति क्या थी, व्यापार की स्थिति क्या थी, शिक्षा की स्थिति क्या थी, समाज की स्थिति क्या थी, यानी कि समाज में अलग अलग जो वर्ग होते हैं जाति, धर्म और मजहब के आधार पर,
वो, और साथ ही साथ में जो हम बोलते हैं वल्नरेबल ग्रुप, यानी कि जो भेद्य होते हैं, जिनमें बच्चे, बुजुर्ग और महिलाएं आती हैं, उनकी स्थिति क्या रही थी। और साथ में मैंने आपको एक निष्कर्ष लिखाया होगा उस टाइम पर कि उसके जो पतन होता है तो उसका बाद में प्रभाव क्या आता है। तो शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति के विषय में मैंने नहीं लिखाया है, तो आप एक पॉइंट डाल करके लिख लेंगे उसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति। और ये मैं आपको बता चुका हूँ कि आपको जो नोट्स है वो कैसे बनाने हैं, दिखा भी चुका हूँ, बता ही नहीं, दिखा भी चुका हूँ। अगर आप हमारे पहले लेक्चर को जाकर के देखेंगे, जिसका पूरी जो सीरीज है एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, उसमें पहला या दूसरा लेक्चर आप देखेंगे कि हाउ टू मेक नोट्स साइंटिफिकली नाम से हमारा लेक्चर है। अगर आपको नोट्स नहीं बनाने आते तो आप उस लेक्चर को फॉलो करें, नोट्स बनाने सीखें पहले तो, ठीक है। क्योंकि सफलता में आधी जो है वो है, आधी जीत आप जीत जाएंगे अगर आपने अपने आप को एक मैनेजमेंट आपने करना सीख लिया, टाइम का मैनेजमेंट, नोट्स कैसे बनाएं, अपने जो पूरे सिलेबस को उसको सुगठित करना आपने सीख लिया कि आपको नोट्स कैसे बनाने, उसका जो सबसे पहली सीढ़ी है कि नोट्स हम कैसे बनाएं, ठीक है। तो आप वो लेक्चर देखें। और अगर जैसे कि मैंने जैसा भी आपको बताया कि भाई ये पॉइंट हमसे छूट गया था, सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, तो अब आपको क्या है कि अगर आपने नोट्स मेरी तरीका से बनाए हैं तो अब आप इसे लिख पाएंगे। क्योंकि मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये कैसे बनाने क्यों है ऐसे, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया है कि हमें लिमिटेड बुक रखना है। अब आप कहोगे सर कौन सी बुक रखना है हमें, तो इसके ऊपर भी एक लेक्चर मैं बना चुका हूँ कि कौन कौन सी बुक आपको कम से कम आपको चाहिए यूपीएससी अगर पास करना है हिंदी मीडियम से। तो वो आप थर्ड या फोर्थ लेक्चर है, आप जाकर के एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी सीरीज में जाकर के उसे देख लेंगे और पूरी बुक्स देखेंगे आप। लेकिन जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो बुक्स हैं ये तो सभी पढ़ते हैं, लेकिन रिजल्ट तो सबका नहीं होता, तो हमें कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट डालने होंगे। और वो एक्स्ट्रा एफर्ट्स क्या होंगे, जब हमारा ये सिलेबस पूर्ण हो जाएगा, हम जो करा रहे हैं आपको ये हमारा पूर्ण हो जाएगा, तो उसके बाद में 10-10, 15-15 मिनट के लेक्चर्स आएंगे जो अपडेट होंगे। ये सारी यूनिट्स जो है इनके अंदर लेक्चर हैं। अब ये जो लेक्चर मैं आपको करा रहा हूँ इनके अंदर क्या आएंगे, अपडेट लेक्चर्स आएंगे। और वो अपडेट आप जो है अपडेट लेक्चर्स डाल करके, मानो ये आपने यूनिट नंबर 1 डाला, अब यूनिट नंबर 1 में कितने लेक्चर आए हैं, 10 लेक्चर आए हैं। तो अब जब अपडेट लेक्चर आएगा तो 11वां लेक्चर का नाम करेंगे आप अपडेट लेक्चर, इस तरीका से। अब क्योंकि नोट्स आपने मेरी तरीका से बनाया तो आपको समस्या आएगी नहीं, आप कहीं भी पेज जोड़ सकते हैं, कहीं से भी हटा सकते हैं, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीका से चले तो अब आप लिखेंगे इसमें सामाजिक आर्थिक स्थिति क्या थी, यानी कि सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस क्या थी उस टाइम की। तो लिखेंगे इसमें पहला पॉइंट डाल करके अभी आप लिखेंगे सामाजिक, ठीक है, कंडीशंस। अब आप इसमें लिखेंगे जैसा कि मैंने आपको बताया कि सामाजिक आर्थिक स्थिति, अगर आप, क्योंकि अब हम टोटल जो है मुगल को लेकर के चल रहे हैं, अब हम किसी एक राजा की बात यहाँ नहीं करेंगे, क्योंकि मैं अलग अलग जो इनके राजा हुए हैं वो मेडिवल हिस्ट्री में मैं कराऊंगा, क्योंकि समझाने के लिए मैंने आपको पहले यहाँ पे कराया है। तो अब आप जैसा कि देखेंगे कि 18वीं शताब्दी के जो पूर्वार्ध में, अब कुछ बच्चे नए जुड़ते हैं, मैं उनके लिए बता दूं कि जैसा मैं बोल रहा हूं वैसे आपको नहीं लिखना है एज इट इज, बल्कि सुनना है। क्योंकि जो मैं बोलता हूं वो होती है परिष्कृत भाषा, और ये परिष्कृत भाषा ही आपको एग्जाम के लिए चाहिए। क्योंकि जब एग्जाम आप देने जाएंगे तो आप जो कॉलिक्वल लैंग्वेज होती है, जैसे हम बोलचाल की भाषा बोलते हैं, उसमें आप एग्जाम नहीं लिख सकते। तो जो मैं आपको बोल रहा हूं आपको उन्हीं शब्दों का प्रयोग करते हुए आपको एग्जाम में लिखना है आंसर्स, ठीक है। तो जो भी शब्द मैं बोलूं उनको अगर आपको नहीं पता है तो आप लिखते चले। बहुत सारे बच्चे इनके कमेंट्स ऐसे आ रहे थे कि सर हिंदी लिखने में प्रॉब्लम होती है। तो हिंदी लिखने में प्रॉब्लम क्यों होती है ये तो मैं ऑलरेडी एक लेक्चर में बता चुका हूं, आप जाएं एवरीथिंग नाउ अबाउट यूपीएससी, और उसमें 5वां या 6ठा लेक्चर आप देखेंगे, उसके ऊपर मैंने बताया है कि कौन कौन सी ऐसी चुनौती हैं जो बच्चे शायद 50 या 60 कुछ करके, ऐसा एक 40 एक लेक्चर है कि जिसमें इतनी मिस्टेक कौन कौन से, ऐसे कौन कौन से प्रश्न आपके हैं, उसके मैं ऊपर ऑलरेडी एक वीडियो बना चुका हूं। तो आप इस प्रॉब्लम से किस प्रकार की निजात पा सकते हैं। तो निजात पाने के लिए आपको क्या करना है भाई, जो मैं बोल रहा हूं ना वो शब्द आपको लिखते जाएं, अपने एक कॉपी बना लें एक छोटा सा, और कॉपी में क्या करना है आपको, अगर आप न्यूज़पेपर हिंदी में मीडियम से तो आप हिंदी के न्यूज़पेपर पढ़ते होंगे, और पढ़ना चाहिए कंटेंट के लिए नहीं, बल्कि एक तो कॉम्प्रिहेंशन रीडिंग के लिए और दूसरा है शब्दार्थ के लिए। तो एक तो शब्द जो है आपका, जो भी आप पढ़ रहे हैं उस भाषा की आपकी जो शब्दावली है त्रुटिपूर्ण होनी चाहिए, और नए नए शब्द आप
आपके पास होने चाहिए, यानी कि जिसे हम कहते हैं वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, यानी कि अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, यानी कि पूरी लाइन के लिए आपने जैसे अंधों में काना सरदार ऐसा बोलते हैं ना, अंधों में काना सरदार, उसका मतलब क्या होता है, जो कम जानते हैं, जो कम जानते हैं उनमें भी क्या है वो थोड़ा सा ज्यादा जानने वाला है ना। हाँ, ये नहीं है। तो इस तरीका के आपको हिंदी के अंदर भी मुहावरे आपको मिलेंगे, लोकोक्ति आपको मिलेंगी, ठीक है, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, इस तरीका से आप पढ़ें उसे, कोई भी हिंदी की किताब ले लें और न्यूज़पेपर हिंदी का जरूर पढ़ें, तो उसका जो है आप इस तरीका से करेंगे। अगर आपको हिंदी लिखने में परेशानी है या किसी भी भाषा से आप हैं, हिंदी से हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, जिससे भी हैं, उसका आपको अधिकतर ये आना चाहिए, ठीक है। तो अब आपको क्या है कि जो मैं बोल रहा हूं वो आपको सुनते जाना है, लेकिन लिखना है क्या, की टर्म में लिखना है, कुछ कुछ शब्द लिखते जाना है। उदाहरण के लिए मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे कि मैं आपको बोलूंगा कि 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक विदेशी यात्री ने भारत में अपनी यात्रा के अनुभव के आधार पर यह वर्णित किया है कि इस काल में केंद्रीय सत्ता के राजनीतिक अधिकार का निरंतर पतन हुआ। तो इसका मतलब क्या है, ये पूरा आपको नहीं लिखना, आपको क्या लिखना, 18वीं शताब्दी। कैसे लिखना है, ऐसे लिखना, देखो 18वीं शताब्दी, ठीक है, प्लस क्या क्या लिखना है फिर, केंद्रीय सत्ता का पतन, बस। बस इस तरीका से लिखना है। तो अब आपको समझ में आ जाएगा कि किसी ने लिखा है, कोई विदेशी यात्री, ये क्योंकि मैंने आपसे बोला है कि एक लेक्चर कम से कम 2 टाइम्स तो आपको सुनना है, 2 बार कम से कम सुनना है एक लेक्चर, ताकि आप इस भाषा को पकड़ पाएं और ये जो मैं एक तारतम्यता में बोलता हूं वो आप पकड़ पाए। अगर आपकी ये मजबूत हो जाती है तो फिर मीडियम का फर्क नहीं पड़ता। फर्क जो पड़ता है एक तो कंटेंट, जो कि आज के टाइम में मैं नहीं कहता कि कंटेंट की कमी है, सबसे ज्यादा इंटेंट की कमी है। इंटेंट मतलब है कि आपका जो उसे लेकर के किस तरीका से आप देखते हैं उसे, है ना। इंटेंट जो है आपका वो क्या, दृष्टिकोण क्या है आपका, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है ना कि कंटेंट। तो आपका एक तो तारतम्यता अच्छी होनी चाहिए, भाषा पे पकड़ आपकी होनी चाहिए, कम शब्दों में आपको लिखते आना चाहिए। अगर बहुत बड़ी समरी आपने पढ़ी, कोई पैराग्राफ आपने पढ़ा है, तो उसे छोटे में करके आप कैसे लिखें, ठीक है। और अगर आपने छोटा छोटा लिख लिया है तो ये नोट्स आपको जब एग्जाम में जाएंगे तो आप उसको क्या कर देंगे, विस्तृत कर देंगे। अब आपको पता नहीं चलेगा। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में विदेशी यात्री ने लिखा है कि यात्री ने अपनी यात्रा के अनुभव के आधार पर यह वर्णित किया है कि इस काल में केंद्रीय सत्ता के राजनीतिक अधिकार का निरंतर क्या हुआ था, पतन हुआ था। तो आप लिख लेंगे राजनीतिक अधिकारों का पतन। इसी प्रकार से निरंतर पतन हुआ और पूर्व सूबेदारों और भूस्वामी वर्ग के नेता सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की गई। इसका मतलब है कि जो छोटे छोटे जो सूबेदार थे, जो भी उस टाइम के नवीन सदस्य जो थे, यानी कि जो नए नए जुड़े थे, उन्होंने भी क्या चाहा कि उनका भी क्या था, एक पॉलिटिकल मोटिव था, यानी कि राजनीतिक आकांक्षा उनकी थी। क्योंकि जो केंद्रीय सत्ता है वो कमजोर होती जा रही है, तो जो भी क्षेत्रीय शक्ति होती है उनका उदय प्रारंभ हो जाता है। ये एक लेक्चर भी है, क्षेत्रीय शक्तियों का उदय, आप उसे सुन सकते हैं यूनिट नंबर 1 में, ठीक है। हाँ, तो किस प्रकार से होता है वहां पे मैंने अच्छे से बताया है। तो आप क्या करेंगे कि जैसे मैं आप बोलूंगा आपको, तो आपको पूरी लाइन नहीं लिख करके क्या लिखना है, सिर्फ उसका 2 तो 3 लाइन में, जैसे कि मैंने यहाँ पे ये जो लिख करके आपको बताया है, अपनी सुविधा अनुसार आप लिख लेंगे। इसका कोई थंब रूल नहीं है कि ऐसा ही लिखना है या वैसा लिखना है। समझ बनानी है, सबसे जरूरी होती है समझ की। अगर आपके अंदर समझ हो जाती है तो मार्केट में किताब बहुत ज्यादा है, आपको 1-2 लाख रुपए कोचिंग के लिए खर्च करने की आवश्यकता नहीं है। बस एक समझ पैदा हो जाए, ये है। अगर आपके अंदर समझ है तो आप IAS बनेंगे जरूर, ये मैं निश्चित कह सकता हूं। अगर आपके पास समझ नहीं है और आप जो है इस कोचिंग से उस कोचिंग और उस ऐप से उस ऐप पर, उस यूट्यूब चैनल से दूसरे यूट्यूब चैनल पर जाते रहेंगे तो भला होने वाला है नहीं। क्योंकि मठाधीश बहुत सारे बैठे हैं, बहुत सारे मठाधीश बैठे हैं, वो आपको फंसा ही लेंगे, ठीक है। फिर आप उनका जो है गुणगान गाते रहना और UPSC से इजीली बाहर हो जाएंगे आप। हाँ, जो सिलेक्शन लेने वाले हैं अलग माध्यम के लोग, वो लेकर के चले जाएंगे। आप सिर्फ कहते रहना कि सर की जो मुझे बहुत अच्छा लगता है बोलने का तरीका, वो सर ने इसीलिए सीखा है बोलने का तरीका, ताकि आपको जो है बनाया जा सके, ठीक है। तो अब मैं जो बोलूंगा आप इसे सुनेंगे और साथ ही साथ अपने संक्षिप्त नोट्स बनाते हुए चलेंगे, और जो मैंने आपको यहाँ पे करके दिखाया है। 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में मैं 2 बार बोलूंगा, आप
स्पीड बढ़ा सकते हैं अगर आपको ये स्लो लगता है, और अगर आपको तेज लगता है तो यूट्यूब में ही आपको सेटिंग में जाकर के आप प्ले स्पीड का नाम से आता है वो प्लेबैक स्पीड, आप उसमें जाकर कम ज़्यादा कर सकते हैं। ठीक है, तो अपनी सुविधा अनुसार आप घटा बढ़ा लें, लेकिन मैं 2 टाइम्स इसे रिपीट करूंगा और लिखने का तरीका मैंने आपको बता दिया है। लिखेंगे आप, 18वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में एक विदेशी यात्री ने भारत में अपनी यात्रा के अनुभव के आधार पर यह वर्णित किया कि इस काल में केंद्रीय सत्ता के राजनीतिक अधिकार का निरंतर पतन हुआ और पूर्व सूबेदारों यानी कि जो पहले सूबेदार रहे थे, अब वो या तो बर्खास्त कर दिए गए या फिर रिटायर हो गए हैं, या अब वो सत्ता का पार्ट नहीं है। पूर्व सूबेदार और भूस्वामी वर्ग, या जो जिसे हम कहते हैं भूस्वामी वर्ग और कृषक में अंतर है। भूस्वामी वर्ग वो भी थे जो जमीन को क्या कर लेते थे, कैप्चर कर लेते थे, अपने पास रख लेते थे, दूसरों को पैसा देते थे और फिर क्या करते थे, उनकी जमीन जो है उनको गिरवी रख लेते थे, है ना, हाँ, गिरवी टाइप का रख लेते थे। तो वो भी क्या था, भूस्वामी वर्ग था। जो मैं आपको बता चुका हूं कि ये जो जमीन का जो पितृक अधिकार तो था, उसे बेचने का या फिर प्राइवेट प्रॉपर्टी का अधिकार तो था नहीं, ये अंग्रेजों ने ला करके किया था। और उसका कारण मैंने बताया था आपको, ज्यादा से ज्यादा टैक्स उगाना, ये बता चुका हूं सारा। आप जाकर के एक तार से दूसरे तार को जोड़ना सीखना, साइलोज में मत पढ़ते चले जाना, मैं आपको बताता हुआ जा रहा हूं। और आपको इसे बापू आसाराम की कथा सुनकर के सुनते जा रहे हैं तो कुछ नहीं होगा। जो ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं, पूरे लेक्चर सुनकर के आने हैं, जो पढ़ा चुका हूं वो साथ साथ आपको कनेक्ट करते जाना है कि वहां ये बताया है और अब मैं यहाँ ये बता रहा हूं, तो समझना है कि अच्छा वहां से ये कनेक्ट करना है। समझ गए आप? ये अगर आप ये नहीं कर रहे हैं तो आप पढ़ नहीं रहे हैं, समझ गए ना, पढ़ नहीं रहे, आप सिर्फ दिल बहला रहे हैं। और दिल बहलाने का कोई मतलब नहीं है, दिल बहलाना नहीं है। यहाँ पे यूपीएससी है, हंसने के लिए एक अलग टाइम निकाल लेना, लेकिन यूपीएससी में आपको ऐसे टीचर से बचना है जो मजाक, तफरी और भिन्न भिन्न तरीका के जो है वेशभूषा और आकर्षित करते हैं आपको, और आपके जो अटेम्प्ट है उन्हें खा जाते हैं। उनसे बचना, चाहे वो पेड हो चाहे फ्री हो, इससे मतलब नहीं है। जहर आप कोई पैसा में लेकर भी खाएं या फ्री में, असर तो बराबर करेगा ना। हाँ, इसीलिए आपको, अगर आप वास्तव में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो फिर आपको ये कार्य करना पड़ेगा। लिखेंगे आप, पूर्व सूबेदार और भूस्वामी वर्ग के नवीन सदस्यों द्वारा क्षेत्रीय आकांक्षाओं की अभिव्यक्ति की गई। इस समय कृषि और व्यापार में भी मध्यस्थ वर्ग का उदय हुआ। 18वीं शताब्दी में मध्यस्थ वर्ग का उदय, समझ रहे हैं आप? मध्यस्थ वर्ग क्या होता है? भूस्वामी और राजा के बीच में एक व्यक्ति का जो है एक अलग श्रृंखला बन जाती है जो दोनों को कनेक्ट करती है। मध्य वर्ग का उदय 18वीं शताब्दी में इन मध्यस्थों द्वारा धन के क्रमिक संचय ने उभरते नव स्वतंत्र राज्य, हाँ, मध्यस्थों द्वारा धन के क्रमिक संचय यानी कि वो धन उपार्जित करते थे, दूसरों से उगाते थे, संचय ने उभरते नव स्वतंत्र राज्यों को आधार प्रदान किया, नए स्वतंत्र राज्यों को आधार प्रदान किया। और वो राज्य कौन से हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, 3 तरीका के राज्य थे वो, अधीनस्थ राज्य, स्वतंत्र राज्य। ठीक है, हाँ, ठीक है, लिखेंगे आप, मध्यस्थ वर्ग का उदय हुआ 18वीं शताब्दी में इन मध्यस्थों द्वारा क्रमचय धन के संचय ने नए राज्यों को आधार प्रदान किया। मुगल सत्ता के कमजोर होने से मध्यस्थ, अच्छा मध्यस्थ ऐसे लिखेंगे, मध्यस्थों, इस तरीका से, ठीक है, मध्यस्थों, ठीक है, लिखेंगे मध्यस्थ वर्ग का उदय, लिखेंगे मुगल सत्ता के कमजोर होने से इन मध्यस्थों को सर्वाधिक लाभ हुआ। इन मध्यस्थों को सर्वाधिक लाभ। और ये मध्यस्थ कौन थे? किंग मेकर बनते थे। फिर यही मध्यस्थ कौन थे? किंग मेकर। किंग नहीं थे वो, किंग बनाते थे। ठीक है, अभी भी आज की राजनीतिक सत्ता में भी आप ये सब देखते हैं ना। हाँ, तो कमजोर होने की मध्यस्थता का जो मध्यस्थ है उनको बहुत ज्यादा क्या मिलता है? लाभ होता है। अब इनकी भूमिका में वृद्धि हो गई। शक्तिशाली केंद्रीय, यहाँ फुल स्टॉप लगाएंगे, वृद्धि हो गई, फुल स्टॉप लगाएंगे, लिखेंगे शक्तिशाली केंद्रीय मुगल सत्ता, शक्तिशाली लिखेंगे ऐसे, शक्तिशाली केंद्रीय मुगल सत्ता ने इन्हें पूर्व में अत्यधिक दुर्बल बनाए रखा था।
पूर्व में यानी कि पहले इनको क्या बनाए रखा था, दुर्बल बनाए रखा था। फुल स्टॉप लिखेंगे, फुल स्टॉप के बाद लिखेंगे इनमें हिंदू और मुस्लिम जमींदार दोनों शामिल थे। इनमें हिंदू और मुस्लिम जमींदार दोनों शामिल थे। और ये प्रश्न आपसे पूछ सकता है कि जो मध्यस्थ थे क्या वास्तव में ये मुगल सत्ता के विपक्ष में सिर्फ धर्म के आधार पर इकट्ठे हुए थे? नहीं, ये आपसे पूछ सकता है सिर्फ हिंदू थे उसमें, नहीं, इसमें मुस्लिम भी थे। तो हिंदू और मुस्लिम जमींदार शामिल थे। इस मध्यस्थ वर्ग का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक, इस मध्यस्थ वर्ग का एक अन्य महत्वपूर्ण घटक हिंदू और जैन व्यापारी, हिंदू और जैन व्यापारी और महाजन थे। हिंदू, जैन व्यापारी और महाजन थे। लिखेंगे फुल स्टॉप के बाद उनकी उपस्थिति, उनकी उपस्थिति, उपस्थिति ऐसे लिखेंगे, उनकी उपस्थिति, हाँ लिखेंगे उनकी उपस्थिति भारत में एक सतत, उनकी उपस्थिति भारत में एक सतत व्यापारिक परंपरा के साक्ष्य प्रदान करती है, साक्ष्य प्रदान करती है। जैसे कि सराफ, जैसे कि सराफ, ये सराफ वर्ग जानते हैं आप, हाँ। सराफ कौन थे बोलिए? सराफ थे मुद्रा व्यापारी। कौन? मुद्रा व्यापारी। लिखेंगे मुद्रा व्यापारी। और लिखेंगे मुद्रा। बजाज, बजाज कौन थे? कौन थे बजाज? बजाज थे कपड़ा व्यापारी। कपड़ा व्यापारी। और जौहरी, और कौन थे? जौहरी। जौहरी कौन थे? गहने बनाने वाले, सुनार जिन्हें बोलते हैं वो थे, गहने बनाने वाले। ठीक है। आदि व्यापारी वर्ग का अस्तित्व संकेत देते हैं। आदि व्यापारी वर्ग के अस्तित्व संकेत देते हैं। सेकंड पॉइंट डाल के लिखेंगे अब। पहला पॉइंट मैंने आपको लिखा दिया, सेकंड पॉइंट लिखेंगे यहाँ पे। 18वीं शताब्दी के दौरान, 18वीं शताब्दी, 18वीं शताब्दी के दौरान औपनिवेशिक शासन, शासन, ठीक है, औपनिवेशिक शासन के प्रारंभ से पूर्व, के प्रारंभ से पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति सुदृढ़ थी। भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति कैसी थी? सुदृढ़ थी। लंबे समय तक अकाल के कुछ उदाहरण भी मौजूद हैं। लंबे समय तक अकाल के कारण भी मौजूद हैं। कुछ उदाहरण ऐसे भी मिलते हैं कि अकाल था। देखो मैंने जैसे आपको ऑलरेडी पहले बताया है कि भारतीय इतिहास को समझने के लिए अकल की आवश्यकता होगी। आपके पास में तर्क और तथ्य में, जैसा कि आपको बताया कि अर्थ जो इतिहास है वो तर्क और तथ्य के आधार पर लिखा जाता है, लेकिन भारतीय इतिहास की जो कमी है वो इस तरीका की है क्योंकि यहाँ की जो इतिहास है वो डिस्टॉर्टेड है, यानी कि तोड़ मरोड़ कर लिखा गया है। क्यों ऐसा लिखा है? क्योंकि इससे पहले मुस्लिम आक्रांता रहे और उसके बाद अंग्रेज यहाँ रहे। अब जो मुस्लिम आक्रांता रहे हैं उनका पक्षधर यहाँ के कौन है? विश्व में कौन करते हैं मुस्लिम आक्रांताओं का जो पक्षधर? वो करते हैं कम्युनिस्ट। कौन? साम्यवादी। और जो ये आपके अंग्रेज जो रहे, ये उपनिवेशवादी जो रहे, इनका कौन करते हैं बचाव? उपनिवेशवादी चिंतक। और वो हमेशा इसको क्या करते हैं? सही ठहराने का प्रयास करते हैं। अब आप मुझे बताइए कि सबसे ज्यादा जो सत्ता में रहे हैं ये वर्ग रहे हैं। प्रभाव आपको क्रिश्चियनिटी का तो आज भी दिखता है, आज भी दिखता है। तो इनका जो प्रभाव है तो आपको कम्युनिस्ट और क्रिश्चियन, इनका प्रभाव आपको इस तरीका के इंस्टीट्यूशंस में दिखेगा। अब जहां पे भी ये लिखेंगे ये क्या करेंगे? दुर्भावनापूर्ण इतिहास लिखेंगे। जो इन्हें फिट बैठता होगा, जो इनका बचाव करता होगा, वो इतिहास ये लिखेंगे। तो आप इतिहास की किताबों को आप एक तरीका से, मैं मानता हूं उपन्यास टाइप के हैं ये। इनके पीछे ना तो कोई साक्ष्य है। अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं जी ये तो बड़े अच्छे लिखे गए, एनसीईआरटी तो साक्ष्य पे लिखी गई है, तो आप एनसीईआरटी के लिए आरटीआई डालें ना।
RTI डालें और पूछें कि आपने ये जो तथ्य लिखा है किस आधार पर है, इसका आपके पास में सोर्स क्या है, तो जवाब मैं आपको बता देता हूं, जवाब आएगा कि हमारे पास में इसका कोई सोर्स नहीं है। समझ गए आप। और ये एनसीईआरटी लिखी गई है 2005 में, और 2005 में आप समझे कौन सी इवेंट हुई थी 2004 में, यूपीए की गवर्नमेंट आई थी, है हाँ, यूपीए की गवर्नमेंट आई थी। और यूपीए की जो गवर्नमेंट है, जैसा कि मैंने आपको बताया, लेफ्टिस्ट है, यानी कि लेफ्टिस्ट, कुछ तो कहते हैं कि सेंटर लेफ्टिस्ट, लेकिन ये है लेफ्ट, एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट, यानी कि एक्सट्रीम लेफ्टिस्ट यहां पर जो माओवादियों को भी माना जाता है और जो साम्यवादी हैं उनको भी माना जाता है, लेनिनिस्ट जिन्हें बोलते हैं, लेनिनवादी, मार्क्सवादी, है ना, ये सब क्या है, साम्राज्य, ये जो है कम्युनिस्ट हैं, कम्युनिज्म जो चाइना में चलता है, वही विचारधारा के ये पोषक तत्व हैं। तो जो इतिहास है, आपने इसने बोला कि अर्थव्यवस्था तो बहुत अच्छी थी और आपको इतिहास की किताबों में मिल जाएगा, लेकिन साथ ही साथ में आपको अकाल के भी कुछ उदाहरण मौजूद हैं। अब ये कुछ उदाहरण नहीं, बहुत सारे उदाहरण हैं। और जो भारत की जो कमर है वो तो मुगल साम्राज्य में जो है तोड़ दी गई थी, अर्थव्यवस्था की कमर, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से। अभी मैं आपको पढ़ाने वाला हूं इसे। कंपनी के शासन के प्रारंभ के बाद मुगल बाद बंगाल में 1770, कब, 1770 का भीषण काल पड़ा। जनसंख्या, फुल स्टॉप के बाद में पड़ा, जनसंख्या मूल्य, कॉमा लगा के लिखते चलेंगे इस तरीका से, जनसंख्या कॉमा मूल्य कॉमा व्यापार और विकास, है ना, विकास, वृद्धि हुई जो सामान्य रूप से एक सकारात्मक प्रवृत्ति थी। समझ रहे आप। 1770 का जो भीषण अकाल पड़ा, और उसके बाद भी ये क्या लिख रहे हैं कि जनसंख्या, मूल्य, व्यापार और विकास सभी में वृद्धि होती है। इसके साक्ष्य क्या है इनके पास में? कोई साक्ष्य नहीं है। ये सिर्फ ग्लोरीफाई करा गया है आक्रांताओं को, और इसके आपको बहुत और अच्छे से पढ़ना है, ठीक है। तो बहुत सारी किताब है, मैं आपको बता दूंगा कमेंट बॉक्स में, पिन कमेंट में बता दूंगा कि अगर आपको पढ़ना है। वैसे मैं नहीं कहता कि आपको पढ़नी चाहिए, आपको सिलेक्शन लेना है, ठीक है। अब देखेंगे कि कृषि, अलग अलग वर्ग हम करके देखेंगे, कौन कौन से प्रभाव पर हम देखेंगे कि इनका जो क्या क्या प्रभाव था, किस किस पर था। जैसे कि हम पहले पे देखते हैं, ए लिखेंगे कृषि, कृषि पर क्या प्रभाव पड़ा इनका। दूसरे पे हम देखेंगे व्यापार, व्यापार पर क्या प्रभाव पड़ा। सी पर हम देखेंगे, सी लिखेंगे, सी पर देखेंगे हम शिक्षा, शिक्षा की क्या स्थिति थी इनके समय में। चौथा समाज, पांचवा महिलाएं, यानी कि महिलाओं की क्या स्थिति थी इनके समय में, ये हम देखेंगे। तो पहला वाला आप नोट करेंगे, लिखेंगे यहाँ पे इस तरीका से, कृषि, कृषि की क्या स्थिति थी, ठीक है। और इसके सामने आप लिखना प्रारंभ करेंगे। चूंकि किसानों के, चूंकि ऐसे लिखते हैं, चूंकि किसानों के श्रम के प्रतिफल को कई लोगों द्वारा साझा किया जाता था, क्योंकि जितना भी दबाव है, चाहे वो अंग्रेज रहे हों, साम्राज्यवादी, चाहे वो मुगल रहे हों, इनमें सबसे ज़्यादा जो दबाए गए हैं वो किसान ही हैं। किसानों पर ही सबसे ज़्यादा टैक्स लगाया गया, क्योंकि अंतिम में वही बचते हैं। और ये सिर्फ मैं भारत के लिए ही नहीं बोल रहा हूँ आपको, ये आप पूरे विश्व के अंदर देखेंगे कि जो फ्रेंच रिवॉल्यूशन है उससे पहले भी क्या था, लेयर बटी हुई थी ना, कुलीन वर्ग थे, फिर मध्य में आते थे जो पादरी वर्ग जो आते थे, व्यापारी वर्ग थे, और फिर नीचे, सबसे नीचे जो किसान और ये सब लेबर टाइप के जो आते थे, है ना, ये थे। तो सबसे ज़्यादा टैक्स तो उन पे ही लगता था, लेकिन वहाँ क्रांति हो गई। और भारत के अंदर एक अलग ही टाइप है। मैं कहता हूँ कि जो भारतीय मानसिकता है वो अलग टाइप की है। इसके ऊपर भी कौन से शोध हुए हैं या नहीं हुए हैं, इसके ऊपर कोई बुक है या नहीं है, ये मैं आपको बता दूंगा।
लेकिन इसके ऊपर शोध होने चाहिए कि जो इंडियन मेंटेलिटी है वो है क्या। भारत की जो मानसिकता है, जैसा कि आप जानते हैं हर देश की अपनी एक मानसिकता होती है, तो भारत की अपनी एक मानसिकता है और वो मानसिकता है कि हमें जीने दो, आप जो कर रहे हो आप करो, हमें रोटी कपड़ा मकान दे दीजिए आप, और स्वतंत्रता प्राइवेसी ये सब होती नहीं है भारत में। इन चीजों कोई जानता नहीं है कि स्वतंत्रता क्या होती है, प्राइवेसी क्या होती है ना। अब आप देख रहे होंगे पीछे 10 दिन से पूरे भारत की मीडिया जो है वो एक दो इशू पर लगी हुई है, एक दो इशू पर लगी हुई है। एक कोई ज्योति मौर्य और कौन है वो, एक मौर्य एक है ना, उसके ऊपर लगी हुई है। ये है भारत की स्थिति। एक महिला के पीछे पूरा का पूरा समाज हाथ धो करके पड़ गया है कि वो बेवफा है। भाई समाज, अभी तो आप संविधान की दुहाई दे रहे थे, अभी यही लोग संविधान की दुहाई दे रहे थे ना, संविधान संविधान तो नहीं कहता इसे, लेकिन आप पीछे 20 दिन से उनके पीछे हाथ धो के पड़े हुए, उनकी जिंदगी तो खराब कर देंगे ये, इनकी टीआरपी बढ़ेगी पक्का, लेकिन उनका जिंदगी खत्म है। तो इस तरीका की मानसिकता है इंडिया में, गिद्ध वाली मानसिकता आप इसे कह सकते हैं, कि एक दूसरे को चूसने पर लगे हुए हैं। नैतिकता जैसी कुछ, जो लोग नैतिकता यानी कि जो चौथा पेपर भी पढ़ा रहे हैं वो सबसे ज्यादा अनैतिक हैं। आप रिजल्ट आने पर देखते होंगे वो सबसे ज्यादा अनैतिक हैं, सबसे ज्यादा झूठ बोलते हैं और सबसे ज्यादा नैतिकता के विषय देखते हैं। वो कोर्स है उनके नैतिकता पर, पूरे चौथे पेपर पर कहते हैं कि इतने नंबर ले आना। भाई अपने आप से शुरू करो ना। गांधी जी को कोट तो करते हो लेकिन गांधी जी को फॉलो तो नहीं करते। गांधी जी ने तो बोला था कि भाई जो बदलाव करना है अपने से प्रारंभ करो ना, लेकिन ये नहीं करेंगे। यानी कि भगत सिंह पैदा होने चाहिए, देशभक्त होने चाहिए, मेरे घर में नहीं होने चाहिए, मेरा बेटा नहीं होना चाहिए। ये वो धूर्त लोग हैं, मैं इन्हें धूर्त कहता हूं इसलिए, ठीक है। हाँ, अब आप देखेंगे, लिखेंगे पहला कृषि। चूंकि किसानों के श्रम के प्रतिफल को कई लोगों द्वारा साझा किया जाता था और साथ ही वे शासक, जागीरदारों और जमींदारों को अपनी उपज के अधिकांश भाग का भुगतान करने हेतु बाध्य थे। क्या थे वो? बाध्य थे। शब्दों पर ध्यान देना है, यानी कि वो देना नहीं चाहते थे, वो उचित नहीं था, लेकिन उनकी मजबूरी थी, वो देने के लिए मजबूर थे, ठीक है, बाध्य थे। अब आपको पता है कि आज भी या कभी के भी समाज में सबसे ज्यादा जो लोगों की संख्या कहां पर होती है? बोलिए, अगर मैं समाज को 3 लेयर में बांट दूं, क्योंकि मैं अभी जनरलाइज कर रहा हूं, सब 3 वर्ग में, वह कि ये समाज में होता नहीं है वर्ग वगैरह, ये जो आप देखते हैं ना, उनको भी अलग अलग वर्ग बटे हुए हैं। देखा ना कि आपको, आप एक दलित ढूंढ लीजिए जिसे है ना हरिजन, उसमें भी वो अपने नीचे जरूर ढूंढ लेगा। ये भारतीय मानसिकता, प्योर इंडियन है ये। अगर आपको कहा कि भाई ये क्या है, सताए हुए हैं, वो अपने ही क्लास में एक दूसरा सताया हुआ ढूंढ लेगा। क्यों? क्योंकि हमें तोप बनने की आदत है ना, तोप बनना है हमें। तो वर्ग में भी और वर्ग और वर्ग, और बिहार इसका सबसे अच्छा उदाहरण है। वहां की सरकार बहुत शातिर है, पिछड़ों में भी अति पिछड़े और फिर अति पिछड़ों में और पिछड़े, पते ना कितनी श्रेणी बनाकर रख दी उन्होंने। समझ गए आप? तो सबसे ज्यादा जो लोग हैं वो सबसे नीचे के तबके में मिलते हैं, आपको किसी भी समाज में आप जाकर के देख सकते हैं। और जैसे जैसे आप देखेंगे कि जो संपन्नता का जो स्तर है वो जैसे जैसे ऊपर जाएगा, वो पिरामिड के आकार का कैसा हो जाएगा, इस तरीका से बनता है। आप इसे देखेंगे पिरामिड, ये ट्रायंगल टाइप का आपको बनता हुआ दिखाई पड़ेगा इस तरीका से। यानी कि यहां पर अगर मैं समाज को 3 लेयर्स में इसे बांट देना चाहूं तो क्या हो जाएगा, बताना मुझे। इस लेयर में सबसे ज्यादा लोग होंगे, नहीं होंगे? इस वाली लेयर में, जहां पर देखो ये वाला, यहां पर सबसे ज्यादा लोग होंगे, ये वाला। उसके बाद में यहां पर होंगे लोग, यहां पर ये वाले। और फिर सबसे कम लोग कहां होंगे बोलिए? यहां पर होंगे, ये होंगे। तो ये वो संपन्न लोग हैं, है ना। हाँ, ये इसे हम अब तो एक चतुर्थ सेक्टर आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा, क्वेटरनरी एक अलग ही वर्ग आ गया है, जिसमें सर्विस सेक्टर से भी ऊपर है, राजनेता या आईएएस अधिकारी और भी जो बड़े बड़े इस टाइप के जो लोग होते हैं वो इस श्रेणी में आते हैं। अगर मैं समाज को इस तरीका से बांटूं, अब देखो, अगर आपको सबसे ज्यादा लोग नीचे हैं और वो क्या कर रहे होंगे, कृषि कर रहे होंगे। भारत के अंदर आप देख लीजिए आज भी सबसे ज्यादा लोग कहाँ इंडल्ज हैं, कृषि कार्य में। तो इसी तरीका से जो नीचे लोग होंगे, कृषि पैसा आप ज्यादा से ज्यादा कर लगाएंगे, तो आप बताइए कि सबसे ज्यादा अहित किसका होगा? नीचे वाले लोगों का, सबसे ज्यादा लोगों का अहित हो जाएगा। इन्हीं लोगों का शोषण हुआ है समाज में आज तक।
ठीक है, यही यहाँ पे मैंने आपको बताया कि कृषि की जो उपज है उसको अधिकतर वो ले लेते थे, या फिर वो मुगल रहे हों, चाहे वे फिर उपनिवेशवादी अंग्रेज रहे हों। ठीक है, दूसरा देखेंगे, बी देखेंगे इसमें, व्यापार। व्यापार लिखेंगे इसमें, भारत अपनी आत्मनिर्भरता के कारण, क्या लिखेंगे, आत्मनिर्भरता, आत्मनिर्भरता। ठीक है, भारत अपनी आत्मनिर्भरता के कारण व्यापक पैमाने पर विदेशी वस्तुओं का आयात नहीं करता था। मैं आपको ऑलरेडी वह बता चुका हूं कि भारत एक आत्मनिर्भर था, उसकी ज़रूरत बहुत सीमित थी, यानी कि ज़रूरत जो होती है वो आपका जो पैमाना है, जो आपका दूसरे अन्य देशों से जो कनेक्टिविटी है वो बढ़ा देते हैं। अगर आपको एक हाई स्पीड का कोई डिवाइस चाहिए तो फिर एप्पल का आपको लेना पड़ेगा, या तो मोबाइल या फिर उसका मैक, और वो भारत में तो बनता नहीं है, भारत की तो कंपनी है नहीं, वो तो अमेरिका की कंपनी है। तो फिर आपको क्या करना पड़ेगा, ग्लोबलाइजेशन का कंसेप्ट स्वीकार करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपकी ज़रूरत बहुत सीमित हो जाए, आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, हाँ, आपको मोबाइल की ज़रूरत नहीं है, आपको फेसबुक नहीं चलाना, आपको रोटी कपड़ा मकान आपको चाहिए सर, तो फिर आपकी जो ज़रूरत है वो बहुत सीमित हो जाएंगी। तो ये भारत की स्थिति थी, भारत की अपनी जो ज़रूरतें थी वो बहुत सीमित थी, और इसी के कारण क्या था, वो सिर्फ आयात नहीं करता था, जो भी था वो निर्यात कर देता था। खासकर क्या, जो शिल्प कलाएं थी उसकी, यानी कि जो बनाते थे कपड़ा, जो बनाते थे हाथ से, या जो भी शिल्प वगैरह बनाते थे, कंगन बनाते थे, तो वो सारे क्या करते थे, एक्सपोर्ट करते थे, यानी कि निर्यात करते थे। लिखेंगे, इस काल में भारत कई उत्पादों का निर्यात करता था। एक उदाहरण के लिए कीमती धातुओं का, उदाहरण के लिए कीमती धातुओं का, कंपनी लिखेंगे इसी में, कंपनी के शासनकाल में, कंपनी के शासनकाल में सूरत और मसूलीपट्टनम, सूरत और मसूलीपट्टनम, इसे मूसलीपट्टनम भी बोलते हैं, मसूलीपट्टनम जैसे महत्वपूर्ण बंदरगाह शहरों की स्थिति खराब हो गई थी। जैसा कि आपको बताया, एक्सपोर्ट कम हो गए, प्रीवियस लेक्चर में ऑलरेडी मैं बता चुका हूं, कनेक्ट करते हुए चलना है। अगर आप कनेक्ट करते हुए चल रहे हैं तो समझना है कि आपका उद्धार हो जाएगा, मोक्ष मिल जाएगा, बाबा की कृपा बरसेगी फिर आप पर। कृपा चाहिए तो फिर आपको ये सब समझते हुए कनेक्टिविटी करते हुए चलना है, जैसा बता रहा हूँ वैसा करते हुए चलना है। बाकी लाइफ आपकी है, मठाधीश के पास जाएंगे, 1.5-2 लाख रुपए देंगे, वो भी आपका पैसा है, आपकी मर्जी है। ठीक है, मेरा कार्य है, मेरी जो अंतरात्मा ने मुझसे बोला कि भाई ये कार्य करना है, वो मैं कर रहा हूँ, बाकी आपकी मर्जी। ठीक है, लिखेंगे आप, क्योंकि यूरोपीय कंपनियों ने निवेश के विदेशी व्यापार को क्योंकि यूरोपीय कंपनियों ने विदेशी व्यापार को भारतीय व्यापारियों की पहुंच से दूर कर दिया था, और वो कारण मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, कैसे दूर कर दिया था, क्या कारण रहे थे, वो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं। प्रीवियस लेक्चर्स आप जाकर के देखें, कनेक्ट करें, समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि फिर विषयांतर हो जाता है, लेक्चर लंबा हो जाता है और पढ़ाई कम होती है। अगर पीछे से आपको रिमाइंड कराता वो चलूँगा। हाँ, इनका स्थान लिखेंगे, भारतीय व्यापारियों की पहुंच से दूर कर दिया था, फुल स्टॉप के बाद में आप लिखना शुरू करेंगे। इनका स्थान मद्रास, बॉम्बे और कलकत्ता जैसे औपनिवेशिक शहरों तथा फैजाबाद ऐसे लिखेंगे, फैजाबाद, लखनऊ, बनारस, कॉमा से सेपरेट करते हुए चलेंगे, हैदराबाद, बेंगलोर और श्रीरंगपट्टनम ऐसे लिखेंगे।
श्रीरंगपट्टनम। जैसे अंतर्देशीय शहरों, अंतर्देशीय का मतलब है जो बंदरगाह से अंदर की साइड होते हैं, दूर होते हैं थोड़ा सा। हाँ, अंतर्देशीय शहरों और क्षेत्रीय राज्यों की राजधानियों ने, क्षेत्रीय राज्यों की राजधानियों ने ले लिया था, यानी कि इनका स्थान अब एक्सचेंज हो चुका था, ले लिया था। लिखेंगे बड़ौदा, बड़ौदा, मिर्जापुर, कॉमा लगाते हुए चलेंगे, और कानपुर जैसे, और कानपुर जैसे व्यापारिक शहरों, व्यापारिक शहर भी सेवा व्यापार में शामिल हो गए, सेवा व्यापार में शामिल हो गए। ठीक है, तीसरा पॉइंट लिखेंगे अब शिक्षा। लिखेंगे शिक्षा, पारंपरिक शिक्षा, शिक्षा साहित्य, पारंपरिक शिक्षा साहित्य विधि, कॉमा लगाते हुए चलेंगे, धर्म, यानी कि ऐसे लिखेंगे साहित्य कॉमा विधि कॉमा धर्म, है ना, कॉमा दर्शन, और तर्क तक सीमित थी, और तर्क तक सीमित थी। यानी कि यही हमारा साहित्य पढ़ाए जाते थे, विधि पढ़ाई जाती थी, धर्म पढ़ाया जाता था, तर्क पढ़ाए जाते थे, तर्क किस तरीका से डेवलप करें, ये सब कुछ की ट्रेनिंग थी, सीमित थी। भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान, भौतिक और प्राकृतिक विज्ञान कॉमा प्रौद्योगिकी, कॉमा प्रौद्योगिकी, ऐसे लिखना है, प्रौद्योगिकी, और भूगोल के अध्ययन को इसके दायरे से बाहर रखा गया था। ठीक है, इनके शासनकाल में। चौथा पॉइंट लिखेंगे समाज, समाज लिखेंगे जाति व्यवस्था अपने सबसे स्पष्ट रूप से में प्रचलित थी, यानी कि जाति व्यवस्था स्पष्ट रूप से प्रचलित थी। जाति व्यवस्था अपने सबसे स्पष्ट रूप में प्रचलित थी। ठीक है, लिखेंगे हिंदुओं को चार वर्णों में, कौन से चार वर्ण, याद रखना है इसे। ठीक है, हिंदुओं को चार वर्णों में, और साथ ही साथ विभिन्न उपजातियों में विभाजित किया गया था, और साथ ही साथ विभिन्न उपजातियों में विभाजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे इसमें, ये फर्स्ट था इसका, सेकंड पॉइंट लिखेंगे इसमें, जाति ने मुख्य रूप से व्यवसाय की पसंद, जाति ने मुख्य रूप से व्यवसाय की पसंद को निर्धारित किया था। ये आपको प्रीलिम्स में देखने के लिए मिल सकते हैं। आप याद रखना कि उस समय में जो मुगल थे, क्या जाति व्यवस्था स्पष्ट रूप से थी या नहीं थी। तो मैंने आप ही जैसा आपको बताया है, थी। और क्या वर्णों में ही विभाजित थे या जाति में थे, जैसे मैंने अभी आपको बताया, वो अनेक सारी उपजातियां भी थी। और जो जाति थी वो व्यवसाय के आधार पर, यानी कि जैसे जैसा उनका व्यवसाय था उसी आधार पर उनकी जो जाति थी उनका निर्धारण किया गया था। ठीक है, हाँ, ये आपको याद रखना है। और इसके भी कई सारे अपवाद मिलते हैं कि जो व्यवसाय के आधार पर जाति थी भी और नहीं भी थी, लेकिन जाति जो है वो स्पष्ट रूप से समाज उसमें विभाजित था।
जिसने देश के कुछ हिस्सों में जाति की स्थिति को अधिक लचीला बना दिया था। तीसरा पॉइंट लिखेंगे इसमें, परिषदों और पंचायतों ने भी, परिषदों व पंचायतों ने भी जाति संबंधित कानूनों और नियमों को लागू किया। परिषद और पंचायतों ने भी जाति संबंधित कानूनों और नियमों को लागू किया। याद रखना, पंचायत और परिषद, अगर आपसे पूछा जाता है वहां पर किसने लागू किया था, तो पंचायत और परिषद। ठीक है, लिखेंगे। चौथा पॉइंट है, जिस प्रकार उच्च जातियों के हिंदुओं ने निम्न जाति के हिंदुओं के साथ व्यवहार किया, लगभग उसी प्रकार शरीफ मुसलमानों जिनमें अमीर, विद्वान, जिसे अशराफ वर्ग बोलते हैं ना, शरीफ मतलब अशराफ वर्ग, हाँ, मुसलमानों ने जिसमें अमीर, विद्वान, लिखेंगे अमीर, विद्वान, ठीक है, विद्वान, धार्मिक प्रमुख और सैन्य अधिकारी शामिल थे। धार्मिक प्रमुख, मुल्ला मौलवी, ठीक है, और सैन्य अधिकारी भी शामिल थे, ने अजलाफ, जिसे पसमंदा वर्ग में ये दोनों आते हैं, अजलाफ और अशराफ, ठीक है, अजलाफ मुसलमानों या निम्न वर्ग के मुसलमानों के साथ व्यवहार किया। यानी कि जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, ये इंसान की फितरत है। और फितरत क्या है, और खासकर इंडियन जो मानसिकता है वो ये है कि आप उसे किसी निचले वर्ग में छोड़ दीजिए। जो अभी आप देख रहे हैं कि बहुत सारे लोग कहते हैं कि ये उच्च वर्ग ने निम्न वर्गों पर बड़ा अत्याचार किया, ठीक है, ये एक साजिश है, ये पूरा षड्यंत्र है। मैं मानता हूं कि इसमें अपवाद हैं, इसके मिलते हैं ऐसे, लेकिन जो सबसे ज्यादा हम पर अत्याचार करके गए उनके लिए तो ये नहीं बोलते। खासकर जो साम्राज्यवादी थे उन्होंने किया, वो उसके लिए नहीं बोलते, लेकिन कहते हैं कि जो ब्राह्मण थे, जो उच्च वर्ग के थे, उन्होंने निम्न वर्ग के साथ अत्याचार किया, ये बोलते हैं लोग। लेकिन मैंने जैसा आपको बताया था, ये थी समाज में, लेकिन जिस तरीका से लिखी गई है उस तरीका से नहीं थी। और यही उन्होंने यहाँ पे बताया कि जो अशराफ मुसलमान थे, उन्होंने जो अजलाफ जो थे, जिन्हें पशमंदा, हम आज आपने सुना होगा, आज की जो पॉलिटिकल डिबेट आपको अशराफ और पशमंदा इनके बीच दिखाई देती होंगी, है ना, हाँ यही है, हाँ ठीक है, हाँ, तो उनके बीच भी इसी तरीका के जो व्यवहार है, और इससे समाज क्या है, बट जाता है। और ये अंग्रेजों की बांटो और राज करो की नीति का भी एक हिस्सा रहा। उन्होंने इस पे ज्यादा पुश किया इसे, और जो है चिंगारी देने का कार्य किया, क्योंकि जितने वो इसे चिंगारी देते उतना ही तो वो ज्यादा यहाँ पे राज्य करते। समझ रहे हैं ना आप मेरी बात? हाँ ठीक है, हाँ लिखेंगे। लास्ट पॉइंट है हमारा इसमें ये महिलाएं। मैं तो आपसे यही बोलता हूं कि आप अपने अंदर एक समझ पैदा करें। अगर आपके पास में एक समझ पैदा हो जाती है ना, तो एग्जाम तो आपका निकल जाएगा, लेकिन जिंदगी जीने के लिए, डिबेट करने के लिए आपके पास में तोता नहीं होना चाहिए। आप किसी की रटी रटाई बातों को बोल रहे हैं, ये गलत है। ये शोध का विषय है। आप इतिहास को शोध आप नहीं कर सकते, लेकिन आप अपने दिमाग से तर्क तो कर सकते हैं कि तर्क भी एक हिस्सा है। यदि मैं इतिहास को 2 भागों में बांटूं तो 50-50 कर सकते हैं आप। क्या? 50% तथ्य और 50% तर्क, या दोनों का सम्मिलन हो जाता है तो इतिहास लिखा जाता है। तो 50% तो आपके पास है क्या? तर्क। तो तर्क को विकसित करें, जोड़ें आपस में। अगर 2 लाइन लिखी हुई है, जैसा कि अभी मैंने आपको बताया कि बहुत समृद्धि थी लेकिन अकाल भी आते थे, अब आप समझे कि अगर समृद्धि थी तो अकाल कैसे आते थे। लाइन को जोड़ना है, उसकी मानसिकता को पढ़ें, क्या ना क्या चाह रहा है, ये इस तरीका से। ठीक है, महिलाएं लिखेंगे। कुछ अपवादों के साथ महिलाओं के स्वयं के व्यक्तित्व का महत्व अत्यधिक कम था। महिलाओं के स्वयं के व्यक्तित्व का महत्व अत्यधिक कम था।
महिलाओं की स्थिति अत्यधिक निम्न थी। ठीक है, फुल स्टॉप के बाद देखेंगे सती, सती प्रथा आपको पता है, सती प्रथा थी, सती, पर्दा, बहुविवाह, बाल विवाह जैसे कुछ पुराने और शोषणकारी सामाजिक रीति रिवाजों, पुराने और शोषणकारी सामाजिक रीति रिवाजों और परंपराओं ने महिलाओं की प्रगति को अवरुद्ध किया। समझ गए आप? तो फ्रेंड्स यहां पर हमने आज देखा कि जो मुगल हैं उनके शासन काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति क्या थी। यहां से मेंस का प्रश्न बन सकता है, यानी कि यहां से दोनों ही प्रश्न बन सकते हैं। मैं इसका महत्व आपको बता देता हूं। महत्व क्या है, जो आज का जो लेक्चर है उसका महत्व क्या है, इसका है कि मेंस में प्रश्न बन सकता है, यानी कि मुख्य परीक्षा में, और जो प्रारंभिक परीक्षा है यानी कि जो प्रीलिम्स है उसके अंदर भी आपको एक अच्छा खासा प्रश्न यहां से बन सकता है। तो इन दोनों को देखते हुए मैंने आज का ये टॉपिक आपको करा दिया है। ठीक है, और आज का जो टॉपिक था जैसा कि आपको पता है मुगल काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति, यहाँ का जो टॉपिक था जो मैं आपके यहाँ पे दिखाई दे रहा हूँ, आप भी डाल लेंगे इसे। टॉपिक का नाम था मुगल काल में सामाजिक और आर्थिक स्थिति। ठीक है, और ये लेक्चर इसका था फर्स्ट। तो फ्रेंड्स आज हमने ये किया है, और कल नेक्स्ट लेक्चर में, कल का जो लेक्चर होगा वहाँ पर जैसा कि आपको पता है हम प्रारंभ अपना करेंगे ब्रिटिश विस्तार, यानी कि उन्होंने किस प्रकार से जो है अब विस्तार किया था, अपने साम्राज्य का विस्तार किस तरीक़ा से किया था। जैसा कि आप जानते हैं अफगान, नेपाल, तिब्बत, बंगाल, वर्मा, मैसूर, मराठा, सिंध और पंजाब, इन सभी पर उन्होंने आधिपत्य किया था। आप जानते हैं इस बात को। हम 1 बाय 1 करके देखेंगे कि इन पर आधिपत्य करने के लिए उन्हें कौन कौन से युद्ध करने पड़े। ठीक है, तो नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम इनका जो है ब्रिटिशों का जो है विस्तार और उसकी किस प्रकार से उन्होंने विस्तार किया था, ये यानी कि सारा कुछ देखने वाले हैं। प्लासी का युद्ध हो, इलाहाबाद की संधि, जितना भी ये लेक्चर बहुत महत्वपूर्ण होने वाला है। और प्रीलिम्स में इसमें से 1 से 2 प्रश्न बन सकते हैं, और मेंस में भी एक टॉपिक से एक प्रश्न नहीं आता कभी भी। यूपीएससी में ये 2011 के बाद में 2011 के बाद में एक इस तरीका से ट्रेंड रहा है कि एक टॉपिक से प्रश्न वो नहीं पूछते, 2-3 टॉपिक को एक साथ लाते हैं और एक जो है विश्लेषणात्मक प्रश्न आपसे पूछते हैं। तो अगर आप पे वो तार जोड़ने आते हैं, जो जो मैं आपको पढ़ाता जा रहा हूँ वो सारा आपको आता है, तो फिर आप जो है एक बना करके आंसर कर सकते हैं। आपको 2013 से पहले की अगर मैं आपको बताऊं तो 2013 से पहले क्या होता था कि आप घर से रोटी बना के ले जाते थे। घर से क्या ले जाते थे? चपाती आप घर से ले जाते थे। ठीक है, 2013 से पहले। लेकिन 2013 के बाद में उन्होंने एक ऐसा सिस्टम बना दिया है कि घर से आपको क्या लेके जाना है? इंग्रेडिएंट्स लेकर के जाने हैं। अगर आपको सब्जी बनाना है कोई भी, तो उसके इंग्रेडिएंट्स लेकर के जाने हैं। वो एग्जाम सेंटर पे जाकर बताएगा आपको कि सब्जी किसकी बनानी है। समझ गए? घर से आपको तेल, मिर्च, मसाले ये सब लेकर जाने पड़ेंगे। आप घर से सब्जी बना करके नहीं ले जाएंगे। तो ये आज का जो ट्रेंड है वो है यूपीएससी का। तो जो मैं आपको दे रहा हूं ये इंग्रेडिएंट्स हैं। अब इनको जोड़ करके आप क्या बनाते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड है। सारे जो प्रश्न हैं मुख्य परीक्षा और प्रारंभिक परीक्षा के, वो मैं कल वाले लेक्चर में आपको बता दूंगा। ठीक है, एक आध प्रश्न लिखा भी दूंगा। अगर मुझे लगता है कि कोई महत्वपूर्ण प्रश्न आ सकता है, आपको यहाँ से बन सकता है, तो वो भी करा दूंगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो इन लेक्चर्स को आप शेयर करें, अपने चाहने और चाहने वालियों के साथ में इसे फैलाएं। ये हिंदी मीडियम के लिए वरदान है। और मैंने जैसा कि आपसे बोला है, व्यू आओ या मत आओ,
आप देखो या मत देखो, ठीक, ये लेक्चर आते रहेंगे क्योंकि मेरी अंतरात्मा ने मुझे ऐसा करने के लिए बोला है, तो मैं वो करूँगा। क्योंकि जब मैं ये बोलूँगा ना, जब मैं ये बोलूँगा कि ये लोग कर क्या रहे हैं, तो उससे पहले किसी का विरोध करने से पहले कम से कम कुछ करो ना, तभी तो वही मैं कर रहा हूँ कि मैं किसी का विरोध करूँ उससे पहले मैं कुछ इस तरीक़ा से एक विकल्प तो प्रोवाइड करा दूँ आपके लिए कि वो छोड़ करके आप ये देख सकें, ठीक है। तो ये आपकी ड्यूटी है, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कराएं। फ्रेंड्स, मेरी बातों को आपने इतने ध्यान से सुना, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।